हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो भाई। फिज़िक्स क्लास में स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, जो हम कर रहे थे वो हमने बीएससी 6 सेमेस्टर का सिलेबस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र स्पेक्ट्रा, जिसके अंदर हमने बोहर मॉडल फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम हमने स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। एनर्जी की फर्स्ट बोर रेडियस, ठीक है, फर्स्ट बोर रेडियस और वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, और टोटल एनर्जी भी हमने निकाल ली थी। अगर किसी स्टूडेंट को टोटल एनर्जी के अंदर दिक्कत आ रही थी, इन केस अगर आ रही है, तो मैं दोबारा से बता रही हूँ, एक तो पोटेंशियल के लिए और एक काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट था तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक बार समझ लीजिए इस चीज़ को कि हमने कैसे लिखा था। ठीक है, तो हमें ये पता है पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको ये रिलेशन तो बच्चे पता होएगा ना कि F इज़ इक्वल टू माइनस में dV/dr होता है, पता है सबको। ठीक है, इसी का ही यूज़ किया है मैंने। V इज़ इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन F.dr हो जाएगा या FDR हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर दूंगी तो ये डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि dV इज़ इक्वल टू माइनस में FDR, और इंटीग्रेट अगर बोथ साइड कर दूंगी तो V इज़ इक्वल टू माइनस में FDR हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये जो फोर्स आपने लिया हुआ है, कौन सा फोर्स लिया बच्चे, जो आपका कूलम्ब्स फोर्स था। ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स के अंदर आपको ध्यान हो, उसमें ऑटोमेटिक नेगेटिव आ रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा था, नेगेटिव था। ठीक है, तो वहाँ से माइनस एक वहाँ हो गया, माइनस यहाँ हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया आपका, प्लस हो गया। तो ये इंटीग्रेशन 1/4πε0 ZE² इंटू में dr, एक तो आपका ये हो गया। और हम कहाँ से, r से इनफाइनाइट तक इसकी पोटेंशियल निकाल रहे थे क्योंकि वो वहाँ तक जा सकता था। तो अगर इस तरीके से है तो ये आपका कितना हो गया था, 1/4πε0 ZE² आपका बाहर हो गया, 1/r² इंटीग्रेशन। अब सबको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² इंटू dr ये कितना होगा, -1/r। तो जस्ट अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, माइनस का ZE²/4πε0r। ये तो आपका आ गया बच्चे, पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी में भी किसी बच्चे को काइनेटिक एनर्जी में भी दिक्कत हो सकती थी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 12mv² है। तो मैंने आपको बोला था V की वैल्यू जो आपकी A इक्वेशन थी उससे आ जाएगी। A इक्वेशन मैंने क्या लिखवाई थी बेटा, आपको मैंने ये लिखवाया था कि 1/4πε0 ZE²/r², जो कूलम्ब फोर्स है उसको स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पे मोमेंट जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लग रहा था, जो कि आपका कितना था, mv²/r। तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे v² की वैल्यू को ही पुट करना है। r से r आपका कैंसिल हो गया, ये mv² हो गया। या तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई इसकी करूँगी तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 8। तो ये कितना हो जाएगा, ZE²/8πε0r। ठीक है, तो बेटा ये आपकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई है। और बस आपको यही दोनों वैल्यूज़ को आपके टोटल एनर्जी के अंदर पुट करनी थी। तो आपकी जो टोटल एनर्जी आपकी पुट करने के बाद सारी बता रही हूँ मैं, वो रिज़ल्ट कितना आया था, माइनस का Z² E⁴m/में 8h²ε0 और 1/n² आया था। ठीक है, ये Z की वैल्यू आपकी हाइड्रोजन लोगे तो 1 हो जाएगा, हीलियम के लिए 2 हो जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म बचा है me⁴ 8h²ε0, ये आपका कितना हो गया, रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना कि ये आपका क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, Z² को इसकी वैल्यू से बाहर कर देना। ठीक है, होप आपको इतना समझ में आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, जो आपकी R की वैल्यू आई थी बेटा वो कितनी थी आपकी, n² h² में πm ZE²। ठीक है, जब इसके अंदर हाइड्रोजन की वैल्यू को 1, चार्ज आपने पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है, n की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू और ε0 की वैल्यू, सब चीज़ों को आप पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जो रिज़ल्ट आएगा आपका वो आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट बोर रेडियस कितनी वैल्यू होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। इससे फालतू आपको कोई चीज़ इसके अंदर नहीं करी, बस ये फॉर्मूला करना है और इसकी वैल्यू, क्योंकि जब आप एमएससी एंट्रेंस का एग्ज़ाम दोगे या कोई भी एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा, ये एन की वैल्यू को वेरी कर देगा। एन की वैल्यू कुछ भी करेगा तो जो ये तो है ही, और जो चेंज हुई है क्योंकि ये तो 1 के लिए है, जितने के लिए कहेगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना। अगर एम को वो वेरी कर रहा है या जेड को कर रहा है, जेड को कर रहा है तो जेड ये तो 1 था और कहेगा तो उसको उससे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसी तरीके से जो हमारा वेलोसिटी वाली चीज़ थी उसमें आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो पूरा का पूरा एनर्जी का फॉर्म बन गया है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान, बस ये फर्स्ट के लिए ध्यान रख लो, ठीक है। ये फर्स्ट बोर रेडियस है, ठीक है। ये वाली फर्स्ट आपकी वेलोसिटी और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आपकी एनर्जी है वो कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कब, जब आपने n की वैल्यू को 1 रखा। अगर आप n की वैल्यू को 2 रख रहे हो, ठीक है, तो ये कितना हो गया था, e की वैल्यू n स्क्वायर के अपॉन में होता है, यानी कि 4 हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, यानी कि -13.6 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, तो ये समथिंग आपका कितना आएगा, -3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप किसके लिए बात कर रहे हो, E3 के लिए बात कर रहे हो, बट जैसे मैं लिखती जा रही हूँ ना यहाँ से, ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है यहाँ से। ये बता देना कि आर इनफाइनाइट ये होता है, फिर इनकी वैल्यूज़ और फिर इसके बाद इनकी एनर्जीज़ को बता देना। तो E3 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 9 से, ठीक है। तो अगर हम हमारी वैल्यू जो हमारी कौन सी है, -13.6 है, उसको 9 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा 2 बार ही लग गए भई, ये तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, E4 की वैल्यू, 4 के लिए मतलब 4 के लिए यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो इसको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, द नेगेटिव एनर्जीज signifying that electron is bound to nucleus, ठीक है। और अगर ये इस तरीके से है और तो जो E1 है वो तो हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एंड E2, E3 एंड सो ऑन, दीज आर लिख लेना भाई, दीज आर एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये हमारी एक्साइटेड स्टेट्स है। तो अगर इस तरीके से है बेटा, एक चीज़ ध्यान में हुई आपके क्या, कि ये और इसके अंदर थोड़ा सा फासला था, ठीक है। इसके बाद ये और इसमें तो बहुत कम हो गया, 1 से फिर ये 0 के ऊपर हो गया। इसका मतलब जब हायर एनर्जी जाते जाएंगे तो वो ये लेवल्स बहुत क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा E लेवल, तो सपोज E लेवल और जो आपका E2 है उनके बीच में तो थोड़ा सा ज़्यादा गैप है, ठीक है। लेकिन ये जैसे आपका E1 हो गया, ये आपका E2 हो गया, E3 के अंदर इससे थोड़ा सा कम है, ठीक है।
फिर E4 का तो बिल्कुल इससे थोड़ा सा कम है, फिर बिल्कुल इससे कम हो गया, इस तरीके से फिर और कम हो गया, ये इस तरीके से चलते जा रहे हैं E4 E5 E6। ठीक है, आगे आगे हम लेवल चलते जाएंगे तो ये बहुत क्लोज 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 आते जाएंगे आपस में। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए था। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? कुछ नहीं, जो आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जब आप किसी भी एटम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो ना, उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अगर उसके अंदर है तो वो नेगेटिव में है, उसको निकालने के लिए वही एनर्जी पॉजिटिव में देनी पड़ेगी आपको, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी द वर्क डन to remove an electron from an atom in its ground state is known as ionization energy। यानी कि जितना हमें उसके ग्राउंड स्टेट से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा, जितना काम करना पड़ा, वो हमारी क्या कहलाई? हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर E इज इक्वल टू हमारी किसके ऊपर? ग्राउंड स्टेट यानी कि E इज इक्वल टू 1 के ऊपर बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे हमारे पास कितनी एनर्जी थी बेटा? E1 के ऊपर हमारी माइनस के 13.6 थी ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन की हमें इजेक्ट करना है, वहाँ से उसको निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वो हमारी आयनाइजेशन, जो कि कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद द पॉजिटिव साइन। यानी कि हमें प्लस के अंदर उसको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी उसके अंदर रहने के लिए उसको थी, लेकिन अपोजिट के अंदर। ठीक है, ये आपकी किसके लिए थी? हाइड्रोजन के लिए थी। समझ में आया इतना? ठीक है, उसके बाद आता है आपका टर्म वैल्यू। टर्म वैल्यू और कुछ नहीं है, जस्ट आपका जो टर्म वैल्यू है वो होता है आपका जो भी एनर्जी है ना, उसको आपको -hc से डिवाइड करना है, या तो ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो। ठीक है, जब आपकी कोई भी एनर्जी को जो आपकी थी, ठीक है, विद वेरियस क्वांटम स्टेट्स, यानी कि n की वैल्यू वेरी कर रही है ना यहाँ पे। ठीक है, तो n की वैल्यू जो वेरी कर रही है, उन एनर्जीज़ को अगर मैं -hc से डिवाइड कर देती हूँ तो वो वैल्यू मेरी क्या बन जाती है? टर्म वैल्यू बन जाती है। तो इसकी स्टेटमेंट भी इसी तरीके से लिखनी है, द एनर्जी values of the various quantum states divided by -hc is called term value। बेटा जो हमारा क्वेश्चन था ना, एक आपको जब मैंने सिलेबस दिखाया था, तो उस सिलेबस के अंदर हमारे पास क्या था? पूरी की पूरी जो आपने एलएस कपलिंग स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का डबलेट टर्म निकालना था, तो वहाँ पे इस टर्म वैल्यू का भी यूज़ होगा। ठीक है, पार्शन-बैक इफेक्ट के बारे में करेंगे, वहाँ पे भी टर्म वैल्यू का यूज़ होगा। तो इसीलिए आपको ये एक बारी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए मैं बता रही हूँ, ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए, सारी चीज़ों का पता रहे। वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ कर रहा है, फर्स्ट उसके अंदर, सेकंड के अंदर मैं कैसे निकाल सकती हूँ, थर्ड के अंदर कैसे निकाल सकती हूँ, रेडियस है कितनी रेडियस रही मेरी, फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए कितनी रही,
सेकंड के लिए कितनी रही, थर्ड के लिए कितनी एनर्जी होगी, हाइड्रोजन के लिए कितनी है, और हीलियम के लिए, सोडियम, जिसके लिए भी निकालना चाहे हम, लिथियम के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए हम उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंस देखना चाहे तो डिफरेंस भी निकाल सकते हैं हम कि इसकी इतनी है उसकी उतनी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एनर्जी का डिफरेंस पता चल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो अगर ये इसका फॉर्मूला है तो टर्म वैल्यू आपकी कितनी हो गई, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला खुद नेगेटिव में था, ठीक है। तो माइनस माइनस में प्लस करके लिख रही हूँ mz का स्क्वायर e⁴ अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 1/n का स्क्वायर था ना, ठीक है। और यहाँ पे कितना था आपका h का स्क्वायर था, तो अब कितना हो गया आपका h का क्यूब और ये c, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ ये चीज़ आ गई थी। बच्चे एक चीज़ ध्यान में रखना, ये c के साथ आएगा रिडबर्ग कांस्टेंट, c के साथ आएगा रिडबर्ग कांस्टेंट, बस थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, c के साथ लिखना उसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा mz का स्क्वायर अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का क्यूब c, ये जो है ना e⁴, ये जो टर्म थी ना hc के साथ में, ठीक है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे ठीक कर लेना भाई, ठीक है। ये इसके साथ नहीं, जब यहाँ पे h का क्यूब और ये c हो जाता है ना, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक कर लेना, कर लेंगे ना आप, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म वैल्यू है वो आपका कितना हो गया है, रिडबर्ग कांस्टेंट z का स्क्वायर अपॉन में n का स्क्वायर, ठीक है। आज का यहाँ तक हमारा लेक्चर करते हैं फिनिश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा करेंगे कि वो जो हमारे इसके अंदर हाइड्रोजन एटम के अंदर किस किस तरीके के स्पेक्ट्रा आते हैं, तो लाइन स्पेक्ट्रा हमारी किस तरीके के बन रहे हैं। वैसे तो जब मैं आपको कल करवाऊंगी तो थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा वहाँ से, ठीक है, क्योंकि आपने ये 12th में किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नॉन लगेगा वहाँ से आपको, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिनिश करते हैं और लास्ट में सेम वही बात, ठीक है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।